तो सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस की जो कैंकर डिजीज़ है उसके बारे में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कैंकर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कैंकर की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कैंकर के बारे में, कल की क्लास में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। ये डिजीज़ क्या होती है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगी, ठीक है। और इसके सिम्टम किस तरह से दिखते हैं, जैसे मतलब आपके अपनी जैसे बॉडी के ऊपर कहीं कुछ लग जाता है, ठीक है, तो लगने के बाद तो उस बॉडी के ऊपर जैसे क्या होता है कि एक हार्ड सी स्किन आ जाती है ना, सेम उसी तरह से क्या होता है इसमें भी, क्या है, पत्ती के ऊपर है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब जो उसकी सरफेस होती है ना वो रफ सरफेस हो जाती है, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं रहती है, ठीक है, खुरदरी सी हो जाती है। मतलब कुछ एक बैक्टीरिया का ही, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो लिक्विड सिक्रेशन होता है उसके द्वारा क्या होता है कि जो मतलब जो स्किन है उसके ऊपर एक उभार सा आ जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला गया है, कैंकर बोला गया है। इस तरह से मतलब जरूरी नहीं है कि वो लीव्स पे ही हो, स्टेम पे, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट पे आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो ये इसका मेनली सिम्टम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोजल ऑर्गेनिज्म की। तो कौन सा रहेगा, बैक्टीरिया रहता है जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, ठीक है, ये नाम आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो पैथोवर है वो कौन सा रहेगा, सिट्राई। और बाकी मतलब कि अगर जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस लिखो तो भी कोई बात नहीं, वो भी सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इसका आर्थिक महत्व अगर देखें भी, मतलब ये डिजीज़ कहाँ कहाँ आती है, किस तरह से मतलब इसका नुकसान पहुँचता है। तो जो इंडिया के अंदर है वो ज़्यादातर मतलब जहाँ जहाँ सिट्रस की क्रॉप लगाई जाती है वहाँ वहाँ इसका जो मतलब इफेक्ट है वो देखा गया है। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर जैसे कंट्री में वहीं वहीं ये डिजीज़ होती है, ठीक है। तो उसका मतलब कि देखा गया है कि जितने भी जो सिट्रस ग्रोइंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये डिजीज़ लगभग देखने को मिलती है, आती है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेट्स के नाम बताए हुए हैं, जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पे ये जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें इसकी कि इसके सिम्टम किस तरह के होंगे और किस तरह का इफेक्ट दिखता है पत्ती के ऊपर, स्टेम पे, प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट का कोई भी पार्ट हो, चाहे उसकी वो लीव्स हो, ट्विग्स हो, पिटियोल हो, ब्रांचेज हो, ठीक है, उसका अगर फ्रूट स्टॉक हो, फ्रूट हो, थ्रोन्स हो, मतलब कि प्लांट के जो कांटे रहते हैं वो हो, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट हो उसके ऊपर इसके जो सिम्टम रहेंगे वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मतलब ये पत्ती के ऊपर जैसे दिखाया गया है, ऐसे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का ऐसे उभरी हुई सी स्किन रहती है पत्ती के ऊपर या फिर फ्रूट के ऊपर आ जाती है, जो कि इसका मेन सिम्टम ऐसे रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके जो सीवियर केसेस में, मतलब कि सीवियर केसेस अगर आ जाते हैं भी, ज़्यादा अगर डिजीज़ फैलने लगती है, तो क्या होगा कि जो ट्रंक्स और रूट है, मतलब कि जो प्लांट का जो ट्रंक होता है ना, मतलब अगर मैच्योर प्लांट है तो उसका जैसे स्टेम रहता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो ट्रंक्स रहेगा या फिर रूट्स रहेगी, उसकी जो जड़ रहती है वो भी इससे इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो मतलब कि बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेनली कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, मेनली ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचता है, लीव्स को, इसकी जो ट्विग्स जो न्यू पत्तियाँ जो बनती हैं वो, और इसका फ्रूट्स जो रहता है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अब देखिए मेनली जो प्लांट है वो किस तरह से, मतलब कैसे प्लांट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो जैसे इसका ये लीव्स है, तो लीव्स के ऊपर क्या हुआ कि इसके जो सिम्टम है वो आगे इस तरह की जो लीव्स है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है तो क्या होगा कि पत्ती अपना भोजन नहीं बना पाएगी, तो प्लांट को भोजन नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट वो खराब हो जाएगा, उसकी जो फ्रूट की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, फ्रूट की मार्केट वैल्यू इससे डाउन हो जाती है। क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर इसके सिम्टम जो है वो देखने को तो मिलते हैं, बट जो ऊपरी जो मतलब इसका जो पेरिकार्प बोल दो कि ऊपरी जो छिलका सा रहता है ना, उसी के ऊपर मेनली इसके अर्ली स्टेज में सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिससे जो अंदर वाला जो फ्रूट है वो तो सही पड़ा रहता है, बट इसकी जो फ्रूट का जो कवर होता है वो खराब हो जाता है। बट इससे क्या होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, मतलब अगर अपने मार्केट में फ्रूट वगैरह खरीदने जाते हैं तो अपने क्या देखते हैं कि इस तरह के अपने को फ्रूट्स दिखते हैं तो अपने उसको छांट के अलग कर देते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें तो दूसरा दे दीजिए।
तो इस तरह से क्या होता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है, लोग उसको लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि इसके अंदर कैसे सिम्टम दिखेंगे, तो फर्स्टली क्या होता है कि जो लीजन्स पड़ेंगे, मतलब वो धब्बा जो पड़ता है पत्ती के ऊपर या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट पर, तो वो कैसा रहेगा, वाटर सोक्ड होगा, मतलब कि जला सब धब्बा पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे पानी गिर जाता है तो सोखने के बाद कैसा सिम्टम रहेगा उस तरह से। और फिर बाद में क्या होगा कि राउंड होगा, गोलाकार होगा और येलो स्पॉट पड़ जाता है, ठीक है। और जो कि धीरे धीरे इनलार्ज होता जाएगा, उसका साइज और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इरप्टिव और कोरकी, मतलब कि कोरकी सी होती है, जैसे मतलब ऐसे मतलब खुरदरी सी स्किन हो जाती है, ठीक है, जैसा इस पत्ती में आप देख रहे हो। तो ऐसे खुरदरी सी स्किन हो जाएगी पत्ती की, जिसकी वजह से पत्ती के ऊपर या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट पर बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इसका देखिए एक और सिम्टम क्या रहेगा कि इसका जो मतलब कि जो स्पॉट पड़ेगा जिसकी वजह से ये स्किन जैसे खराब हो रही है, तो वो क्या होगा कि एक येलो हेलो से, जैसा इस वाली पत्ती में आप देख रहे हो कि येलो हेलो से कवर्ड रहता है। येलो मतलब येलो कलर का एक घेरा, इसको जो सिम्टम पड़ेगा उसको पूरी तरह से कवर करके रखता है, ठीक है। एक येलो से कलर का घेरा रहेगा जो कि मेनली पत्ती के ऊपर होगा, फ्रूट के ऊपर कम देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से इसमें आप देख रहे हो। तो ऐसा इसका मेनली सिम्टम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बताया है ऑन एसिड लाइम एंड स्वीट ऑरेंज, दे आर अबाउट 2 to 3 mm इन डायमीटर, दीज पोस्टुल्स आर सराउंडेड बाय करेक्टरिस्टिक्स येलो हेलो, मतलब इसके ऊपर क्या होता है, येलो हेलो के द्वारा भी ये घिरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैंकर लीजन्स ऑन द फ्रूट डू नॉट पोजेस द येलो हेलो और ऑन लीव्स, मतलब कि जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत कम देखने को मिलता है येलो हेलो, वो ज़्यादातर जो लीव्स पे जो सिम्टम पड़ते हैं उसके ऊपर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सेवरल लीजन्स ऑन फ्रूट में कोलास टू फॉर्म में पैच, इसमें क्या बताया है कि जैसे लीव्स है, लीव्स के ऊपर जैसे सिम्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लीजन पड़ गया, एक धब्बा पड़ गया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो धब्बा होता है उसका जो साइज होगा वो बढ़ता जाता है, वो कोलेसिस हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और पत्ती के ऊपर एक खुरदरी सी उसकी स्किन हो जाएगी, जिससे उसकी मार्केट, जिससे क्या होगा कि वो भोजन नहीं बना पाएगी और जो फ्रूट बनता है वो भी उसके ऊपर भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू जो होगी वो डाउन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द लीव्स दे मे बी डिफोलिएशन, ज़्यादा अगर मतलब लीव्स के ऊपर इन्फेक्शन आ जाता है तो क्या होगा, डिफोलिएशन हो जाएगा, लीव्स जो है वो टूट के नीचे गिर जाती है। एंड सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द ट्वीक्स स्टेम में कॉज डाईबैक सिम्टम, इस पे क्या होता है कभी कभी डाईबैक सिम्टम भी देखने को मिलता है भी, मतलब जो डाईबैक में क्या होता है कि प्लांट ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाता है, तो सेम इसे इसमें भी क्या देखने को मिलता है, अगर ज़्यादा अगर डिजीज बढ़ रही है तो डाईबैक के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जो प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, plants also remain stunted and fruit yield are reduced considerably, मतलब जो प्लांट है वो स्टंटेड रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, और उसकी जो फ्रूट यील्ड है वो भी डाउन हो जाती है और फ्रूट की मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है, ये इसके मेनली रहेंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड, मतलब कैसे ये डिजीज फैलेगी, किस तरह से मतलब सर्वाइव कर, इसके जो स्पोर बनते हैं वो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा और किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो ये जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा, लगभग मतलब 6 मंथ तक जो इन्फेक्टेड प्लांट की जो लीव्स रहती है, मतलब इन्फेक्टेड लीव्स जो संक्रमित जो पत्तियां रहती हैं उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो लगभग 6 महीने तक सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। और ओवर विंटर वो जैसे लीव्स हो गई, ट्विग्स हो गई, फ्रूट कैंकर के ऊपर जैसे वो लीजन्स पड़ते हैं उसके ऊपर सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे जो सिट्रस लीफ माइनर है, एक जो इंसेक्ट रहता है सिट्रस लीफ माइनर जो कि सिट्रस क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी इसके स्प्रेडिंग में, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बैक्टीरिया को ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी इसमें काफ़ी हद तक मतलब अपना रोल प्ले करता है सिट्रस लीफ माइनर, ये पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में।
और जो मतलब कि ये स्प्रेड आउट कैसे होगा और कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए रहती है इसको स्प्रेड आउट होने के लिए। तो रेंस प्लेसेस, जैसे मतलब हल्की जैसे बारिश होती है तो उसके द्वारा बैक्टीरिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बह के चला जाता है पानी के साथ। और टेम्परेचर कितना 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी, लगभग 80% ह्यूमिडिटी, 80 या फिर इससे ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। और रेनी सीजन जैसे बारिश वाला मौसम रहेगा और क्लाउडी वेदर जो रहता है उसमें जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसका डिजीज साइकिल अगर देखें तो उसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसके अंदर देखिए कि आपको पता है कि जो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड जो लीव्स रहती है उसके ऊपर सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, इन्फेक्टेड लीव्स में सर्वाइव करेगा वो। और जैसे बैक्टीरिया है वो एंट्री कैसे लेता है प्लांट के ऊपर, तो एंट्री कैसे मिलेगी कि जैसे प्लांट का कोई भी मतलब उसके ऊपर घाव पड़ गया है, ठीक है, आगे भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज आप पढ़ोगे, तो हमेशा बैक्टीरिया को एंट्री लेने के लिए क्या होता है कि एक कोई ऐसे इंजरी आ जाती है प्लांट के ऊपर, कोई घाव हो या फिर कोई इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे उसका सेल सेप वगैरह रहता है उसको सक करते हैं या फिर खा जाते हैं जैसे पत्ती को, तो उससे क्या होता है पत्ती के ऊपर घाव पड़ जाता है। ठीक है, तो उस घाव के थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया है वो एंट्री ले लेता है। ठीक है, अब तो एंट्री लेने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो इंट्रासेल्युलर फैल जाता है, मतलब पूरी जो सेल्स होती है उसके अंदर पूरी तरह से पत्ती के ऊपर फैल जाता है, उसकी जो क्यूटिकल होती है उसको भी ब्रेक डाउन करके और अंदर की तरफ पूरी तरह से प्लांट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि वहाँ क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे मतलब उसने एंट्री तो ले ली, फिर क्या देखने को मिलता है अपने को, सिस्टेमिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब कि जैसे प्लांट के एक पार्ट में उसने एंट्री ली, धीरे धीरे क्या होगा कि पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, उसके पूरे प्लांट में बैक्टीरिया है वो फैल जाएगा। वहाँ पे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि सिम्टम इसके इस तरह से होंगे, फ्रूट के ऊपर, लीव्स के ऊपर सिम्टम पड़ जाते हैं, मतलब उसकी जो सरफेस है वो खुरदरी सी हो जाएगी। तो इस तरह के इसके मेनली सिम्टम रहेंगे। और इन्फेक्टेड प्लांट की जो लीव्स रहती है उसके ऊपर बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता रहेगा। और सेकंड वन मतलब सेकंड, जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे ट्रांसफर होगा, या तो जो पानी होता है, ठीक है, उसके द्वारा ट्रांसफर होगा, या फिर जैसे लीव्स है, सॉरी, जो इंसेक्ट है वो भी इसको ट्रांसफर करने में रोल प्ले करते हैं। और दूसरी लीव्स पे कैसे जाएगा, जैसे कोई वाउंड पड़ गया, मतलब कि कोई घाव वगैरह हो गया पत्ती में, तो उसके थ्रू वो एंट्री ले लेगा। और इस तरह से क्या होता है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक कि बैक्टीरिया क्या करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया को अपने चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, ऊज टेस्ट लगाते हैं बैक्टीरिया को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऊज टेस्ट ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि बैक्टीरिया को अपने चेकआउट करते हैं तो उस बैक्टीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ऊज टेस्ट यूज करते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए कि बैक्टीरिया क्या करता है कि उसने जैसे एंट्री ले ली, ठीक है, प्लांट के ऊपर जैसे लग गया, वो प्लांट के ऊपर चला गया, तो वो धीरे धीरे क्या करता है वहाँ पे जैसे ही उसका इन्फेक्शन करता है, तो इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि लिक्विड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एक हल्का जैसे तरल पदार्थ आप उसको बोल सकते हो, तो लिक्विड निकलता है, तो वो उस लिक्विड से क्या होता है कि वो ऊज आउट होता है, मतलब ऐसे उठ के आता है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होता है, इसका मेनली अपने को सिम्टम देखने को मिलता है पत्ती के ऊपर, कि बैक्टीरिया के द्वारा लिक्विड सिक्रेशन होगा और ऐसा मतलब लिक्विड सा निकलेगा जो कि ऊज आउट होता है, तो मतलब बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे जम जाएगा, इसकी वजह से अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इसका किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रूनिंग करनी चाहिए, जितने भी मतलब जो इन्फेक्टेड जो ट्विग्स है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो ब्रांचेस रहेंगी उनकी पूरी तरह से प्रूनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रूनिंग जैसे अपने करते ही हैं सिट्रस में, तो उनको मतलब कि काट के और पूरी तरह से जला देना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेरियोडिकली स्प्रेइंग ऑफ बैक्टीरिसाइड अलोंग विद एन इंसेक्टिसाइड, तो बैक्टीरिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, तो इनका यूज़ करना चाहिए, प्लस मतलब इंसेक्टिसाइड भी फील्ड के अंदर
यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि लीफ माइनर इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है इंसेक्टिसाइड डालना। नेक्स्ट देखिए टॉलरेंट वेराइटी कौन सी यूज़ करते हैं, तेनाली सिलेक्शन हो गया, बालाजी हो गया। तो ये कुछ टॉलरेंट वेराइटीज़ बताई गई है जो कि टॉलरेट कर जाती है डिजीज़ को, ज़्यादा मतलब इसका अफेक्ट नहीं आ पाता है प्लांट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग फ्री, सेलेक्ट सीडलिंग फ्री फ्रॉम कैंकर फॉर प्लांटिंग इन ए मेन फील्ड, मतलब कि जो कैंकर फ्री अपने को सीडलिंग यूज करना चाहिए, अदरवाइज मतलब जैसे नर्सरी में ही जो प्लांट है उसके ऊपर अगर कैंकर आया हुआ है तो धीरे धीरे क्या ਕਿਹੜੇ होगा, रंग ਦਾ ਸੀ? प्लांट है वो खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट सिम्टम कौन सा रहेगा इसका, सॉरी मैनेजमेंट अपने देखने हैं। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना चाहिए 1 ग्राम, प्लस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम इन 10 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला के 10 लीटर वाले पानी में उसका एक मतलब घोल बना के और मतलब 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक जो डिजीज़ है वो मैनेज की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्लस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम, और ये मतलब उसकी 10 लीटर पानी में मिला के और 20 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे करने चाहिए, इसकी उससे भी काफ़ी हद तक जो डिजीज़ है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। और नेक्स्ट देखिए फूड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय 2 स्प्रे ऑफ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इन 10 लीटर ऑफ वाटर, मतलब फ्रूट के ऊपर जो इन्फेक्शन आने से इससे भी रोका जा सकता है 30 दिन के अंतराल पर अगर स्प्रे करें तो। और लीफ माइनर को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि जो लीफ माइनर जो इंसेक्ट होता है उससे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, फील्ड में साफ सफाई रखनी चाहिए, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए फील्ड से, और प्रॉपर उसका जो इरिगेशन वाटर है उसका भी प्रॉपर चैनल बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज पानी के साथ भी बैक्टीरिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है। तो ये कुछ मेनली इसके रहते हैं मैनेजमेंट के तरीके। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट डिजीज़ है सिट्रस डाइबैक। तो सिट्रस की ये थर्ड डिजीज है जो कि आपके सिलेबस में मतलब 3 ही डिजीज दी हुई है, 2 अपने पढ़ चुके हैं, थर्ड वन कौन सी रहेगी, सिट्रस डाइबैक। तो डाइबैक की बात करें तो डाइबैक क्या होता है, तो डाई और बैक कि प्लांट का प्लांट है वो मरने लग जाता है बैकवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। बैकवर्ड डाइंग होगी उसकी ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि प्लांट है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ मरने लग जाता है, उसकी मतलब जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से सूखने लग जाती है, प्रॉपर उसकी डाइंग हो जाती है, ठीक है। तो ये रहता है मेनली डाइबैक का सिम्टम, हमेशा याद रखना मेनली इस डिजीज में आपसे सिम्टम ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ये भी जैसे अपने मैंगो मालफॉर्मेशन पढ़ा था उसमें अपने क्या चीज़ देखी थी कि फ्यूजेरियम कर रहा था, फ्यूजेरियम के साथ साथ में अपने क्या देखा था कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी से भी या फिर इन्वायरमेंट में चेंज आ जाते हैं, उसकी वजह से भी कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से भी ये डिजीज़ है जो हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि फंगस कौन सी रहेगी, कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरियोइड्स, ठीक है। तो कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरियोइड्स जो रहता है वो फंगस होगी, ठीक है, उसका इफेक्ट भी आता है, प्लस जैसे कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के ऊपर जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपको डाइबैक है वो देखने को मिलती है, प्लस में निमेटोड, अगर प्लांट के जो फील्ड है वहाँ पे अगर निमेटोड है, प्लांट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है निमेटोड का, तो उससे भी क्या होता है डाइबैक हो जाता है। अब निमेटोड क्या करता है कि जड़ में उसकी गांठें सी बना देगा, जिससे प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाती है रूट्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिलेंगे प्लांट को, तो धीरे धीरे प्लांट है वो मरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो डिजीज को होने में मदद करती हैं। तो फर्स्ट देखिए इसका सिम्टम कौन सा रहेगा कि फॉलिंग ऑफ टर्मिनल लीव्स, जो इसकी जो टर्मिनल लीव्स होती हैं वो पूरी तरह से टूट के और नीचे गिर जाती है, ड्राइंग हो जाती है, उसका जो शूट होता है मतलब मेन पोर्शन, जैसे शूट का जो मेन पोर्शन रहता है उसकी ड्राइंग होने लग जाएगी, और धीरे धीरे नीचे की तरफ जो ड्राइंग है वो भी फैलने लग जाती है, धीरे धीरे प्लांट ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाता है। अब देखिए सूखेगा कैसे, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि ये देखिए ये जैसे प्लांट है, ये इसकी अलग अलग मैंने बनाई है इसकी ब्रांचेज या फिर ट्विग्स आप मान लो, तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे यहाँ से, जैसे ये वाली ब्रांच है यहाँ से हो गई, ये वाली ब्रांच है यहाँ से हो गई, ये वाली यहाँ से हो गई, ठीक है। तो इस तरह से
मतलब सारी की सारी जो ब्रांचेज होंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ उनकी ड्राइंग होने लग जाती है, ये इसका मेन सिम्टम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप एंड मूव टू द डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ मूव होने लगेगी धीरे धीरे। नेक्स्ट, ड्राई पोर्शन इज स्ट्रा एंड एश कलर, ठीक है। तो जो ड्राई पोर्शन जो रहता है में मतलब जो सूखा हुआ भाग रहेगा वो स्ट्रा कलर का हो जाता है, मतलब कि भूसे जैसा एक भूसे का किस तरह से कलर होता है, सेम वही ऐसे ब्राउनिश सा कलर होता है, या फिर राख के जैसा कलर हो जाता है उसका जो ड्राइंग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो जैसे ड्राई होगी, जो लीव्स है वो ड्राई होगी, तो ड्राई पोर्शन पे क्या होता है कि कोलेटोट्राइकम में, जैसे अपनी शुगर केन की रेड रोड डिजीज पड़ी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, वो भी कोलेटोट्राइकम से हो रही थी। तो उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एसर वुलाई बनती है। अब एसर वुलाई क्या होती है कि जैसे मतलब जो ड्राई जो पोर्शन रहता है वहाँ पे क्या है, ब्लैक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखती है, जो कि क्या होता है, एसर वुलाई रहता है, ठीक है। तो एसर वुलाई क्या होती है कि फंगस की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसको कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, कि तरसरी नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन रहता है। ये एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली ऐसे, ये क्या है, सीटी है, ठीक है। सीटी क्या करती है कि कोनिडिया की लिब्रेशन में काम करती है, मतलब जैसे तो इन सीटी क्या करती है, इसमें सिटी में मूवमेंट होता रहता है, तो मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि जैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ऐसे मूवमेंट होगा तो इसके साथ चिपक के कोनिडिया है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो कोनिडिया को आगे लिब्रेशन में फैलाने में काम करती है सीटी। तो ये एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। और दिखेगी कैसे ये, मतलब बाहर से देखने में, मतलब अपनी पत्ती को अगर चेक करते हैं तो ब्लैक डॉटेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसे अपने को दिखती है, जो कि एसर बुलाई रहती है। ये इसका मतलब मेनली एसर बुलाई के बारे में हो सकता है आपसे पूछ ले, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसका प्री डिस्पोजिशन अगर देखें भी, मतलब फंगस को फैलने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, कैसी वेदर कंडीशन चाहिए रहती है, तो लगभग 85% से ऊपर, अगर ऊपर 85% या इससे ज़्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो वो डिजीज़ को फेवर करेगी। कूल वेदर होना चाहिए, ठंडा वेदर रहेगा, प्लस में रेनी सीजन जैसे रहता है, मतलब हल्के जैसे ज़्यादा अगर बारिश रहती है तो उस टाइम में बैक्टीरिया है वो, सॉरी, जो फंगस है वो क्या करेगी कि फैलने में मदद करती है, उसका जो सर्वाइवल है वो भी इजीली, मतलब वो वहाँ पे सर्वाइव होगी। प्लस में रेनी सीजन जैसे रहता है तो बारिश के द्वारा क्या होगा कि जो फंगस है उसके जो स्पोर हैं तो पानी के साथ में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी चले जाते हैं। ये इसका मेनली जो प्री डिस्पोजिशन रहती है, या फिर प्री डिस्पोजिशन, इसको आप फेवरेबल कंडीशंस भी बोल सकते हो, कि ये जो कंडीशंस रहेगी वो डिजीज़ को फैलने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका डिजीज साइकिल, तो इसका डिजीज साइकिल बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक चीज़ बस आप याद रख लेना कि इसमें कोनिडिया बनेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन भी कोनिडिया के थ्रू होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कोनिडिया के थ्रू होगा। अब फर्स्टली देखिए कि जो कोनिडिया रहेंगे वो कहाँ पे सर्वाइव करेंगे, जो ड्राइड जो प्लांट के पार्ट है, मतलब कि जो सूखे हुए प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर जो कोनिडिया है वो सर्वाइव करेगा। या फिर जैसे मतलब इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है तो इनको अपने जैसे प्रूनिंग वगैरह करें तो काट के फील्ड में ही रख देते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है जो मतलब फील्ड में अपने रखते हैं तो वो सोइल में भी जा सकते हैं, तो सोइल के थ्रू भी इसका जो कोनिडिया है वो सोइल में भी हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्टेड प्लांट के जो पार्ट रहेंगे वहाँ भी रह सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों का दोनों ही कोनिडिया के थ्रू होगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो एयरबोर्न, मतलब हवा के द्वारा जो कोनिडिया है वो ट्रांसफर होंगे, या तो इरिगेशन वाटर के द्वारा या फिर बारिश के पानी के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। तो ये इसका मेनली जो डिजीज साइकिल है उसमें दोनों तरह से काम करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन में कोनिडिया। अब यहाँ से देखते हैं अपने इसका डिजीज साइकिल, थोड़ा सा मैंने ये ड्रॉ करके भी आपको बताया, इजीली आप समझ पाओगे। कि फर्स्टली यहाँ पे देखें कि फर्स्ट नंबर पे ये देखना कि अफेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स है तो उसके ऊपर क्या करेगा, जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट रहेंगे उसके ऊपर एसरवुलाई दिखेगी, उसके ऊपर कोनिडिया है वो आपको दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो कोनिडिया है वो स्प्रेड आउट कैसे होंगे,
कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे जाएंगे, हवा के द्वारा जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि जर्मिनेट हो जाएगा, अफेक्टेड प्लांट पार्ट है उसके थ्रू जैसे जर्मिनेशन करके, और जो न्यू प्लांट होते हैं उसके ऊपर मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलेंगे, फिर क्या करेंगे, इन्फेक्ट न्यू प्लांट, और धीरे धीरे क्या करते हैं दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वहाँ भी इन्फेक्शन कर देंगे, धीरे धीरे फंगस है वो अपना जो कवक जाल बन जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा पूरे प्लांट में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ क्या होगा कि डिक्लाइन और ड्राइंग ऑफ द प्लांट, मतलब इसको डिक्लाइन डिजीज भी बोला जाता है, कि इसमें पूरी तरह से ड्राइंग होने लग जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ड्राइंग होगी, प्लांट है वो सूखने लग जाता है, और उसके ऊपर जो एसर बुलाई रहेगी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो डिजीज साइकिल है वो चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका डिजीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डिजीज को फेवर करने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो अपने पहले भी पढ़ा था कि कॉपर की कमी से हो जाता है, या फिर निमेटोड का भी जैसे अटैक आ जाएगा फील्ड में, उसकी वजह से डिजीज फैल जाती है, या फिर फंगस का तो अटैक होगा ही होगा जिसकी वजह से डिजीज फैलेगी। तो इन तीनों के कंट्रोल के लिए अलग अलग अपने मेथड्स अपनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर फंगस का कंट्रोल करना है तो उसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, फंजीसाइड यूज करते हैं। आपको पता है बहुत सारी अपने फंगल डिजीज पढ़ ली, उसमें कॉमन फंजीसाइड ही यूज कर रहे हैं। मैनकोजेब हो गया 0.25%, मैनकोजेब प्लस में कार्बेंडाजिम भी इसमें यूज कर सकते हैं, 0.3% का स्प्रे करना चाहिए फील्ड में, जिसकी वजह से क्या होगा जो फंगस है वो कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, इसका रेजिस्टेंट जो वेराइटीज रहती है उसका यूज करना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटी डिजीज को लगने ही नहीं देती है, हेल्पफुल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अफेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स रहते हैं उनके उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फंगस है वो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स पे ही सर्वाइव करती है। तो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी चाहिए प्लांट्स की। अफेक्टेड जितने भी प्लांट के पार्ट रहेंगे उनको पूरी तरह से वहाँ से हटा देना चाहिए, फील्ड से जला देना चाहिए। और इरिगेशन के लिए रिंग मेथड अपनाना चाहिए। जैसे कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्लांट के चारों तरफ एक रिंग सी बना दी जाती है। जैसे ये आपका प्लांट है तो चारों तरफ एक गड्ढा सा बना के ऐसे रिंग सी बना दी जाती है। उसमें या तो मतलब ड्रिप इरिगेशन करो तो इस रिंग में क्या है कि पाइप सी बिछा दी जाती है ड्रिप इरिगेशन वाली, या फिर जैसे नॉर्मल जैसे सिंचाई अगर करें तो डायरेक्ट इसमें जो पानी है वो भर दिया जाएगा। ये कौन है राहुल? तो पानी है इसमें भर दिया जाता है, जिससे जो इरिगेशन है वो जो रिंग मेथड रहेगा तो उसमें डायरेक्ट जो स्टेम पोर्शन है तो उससे मतलब कि जो फंगस है तो डायरेक्ट जैसे स्टेम है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो उससे क्या होता है कि जो डिजीज है वो काफ़ी हद तक मैनेज की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, स्प्रे ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे कॉपर की डेफिशिएंसी से भी ये डिजीज हो रही थी, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर स्प्रे करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कॉपर की कमी भी पूरी होती है, प्लस में वो मतलब प्लांट को अच्छे मतलब उसके जर्मिनेशन में उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, और फ्रूट की क्वालिटी भी इससे अच्छी आती है। नेक्स्ट देखिए कि इस मैंने आपको क्या बताया था इसके फैक्टर में कि कौन कौन से फैक्टर है वो काम करेंगे इसको मतलब डिजीज़ को होने में। तो फोरेट हो गया, सॉरी उसमें क्या था कि निमेटोड का भी असर पड़ता है प्लांट पे, तो उसकी वजह से भी ये जो डिजीज है वो हो रही थी। तो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, निमेटीसाइड फोरेट हो गया, एल्डी कार्ब हो गया, जिसका मतलब कि सोयल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डायरेक्ट या तो सोयल जो सोयल है उसके अंदर ड्रेंचिंग कर दी जाती है। ड्रेंचिंग मतलब इसी तरह से कि एक प्लांट के चारों तरफ ऐसे खाई सी खोद दी जाती है, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जैसे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है इन निमेटीसाइड का, तो उससे क्या होगा कि अगर निमेटोड सोइल के अंदर प्रेजेंट है तो वो डायरेक्ट उनकी डेथ हो जाती है उस केमिकल से। नेक्स्ट देखिए कि स्प्रे और सॉइल ड्रेंचिंग करनी चाहिए, कि या तो आप डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हो प्लस सॉइल में ड्रेंचिंग भी कर सकते हो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कैसे मदद करता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है तो उससे क्या होगा कि एक तो कॉपर मिलता है कि प्लांट को, जैसे अपने पढ़ाई था कि कॉपर की कमी से भी ये डिजीज है वो आ जाती है, तो एक तो कॉपर मिलेगा प्लांट को, प्लस कॉपर है वो एंटी फंगल एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब जो फंगस होती है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो जितने भी कॉपर के जो फंजीसाइड रहते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो फील्ड में 0.3% के हिसाब से। तो ये इसका मेनली रहेगा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपकी डिजीज खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।